बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम ऐसे शख्स आपसे मुलाकात के लिए लाते हैं जो हमारे शहर से तो जुड़े हुए हैं, उनकी जड़ें हमारे शहर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो देश भर में अलग अलग जगह जाकर हमारे अजमेर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच में है जिसका नाम है डॉक्टर सृष्टि भार्गव। जब सृष्टि बनी थी तब तरह तरह के निर्माण हुए थे और इस सृष्टि के निर्माता ने न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु और सारी दुनिया बना दी। मायावी दुनिया, अलग से जो दुनियावी दुनिया है, सारी दुनियाएं बनी। उस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों जाने कितने जानदार लोग निकले। आज मैं जिस सृष्टि भार्गव से आपको मिलवा रहा हूँ, सृष्टि भार्गव इन सारी दुनियाओं के सारे ज्ञान को एक जगह रखकर इस तरीके से विभाजित करती हैं कि वो आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप अर्जित करें, आसपास की दुनिया देखें। जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु आपको मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ भी हो सकती है और वाइल्ड लाइफ किस तरीके से सृष्टि के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर आती जा रही है और हम किस तरीके से क्या। एक मेरे को चुटकुला याद आ रहा है कि एक नेता को सांप ने डसा। एक नेता को सांप ने डसा, नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ा, सांप चल बसा। तो दोस्तों, जिस तरह से सांप चल बसते हैं और सांपों की एक अलग दुनिया है, वैसे ही इस दुनिया को समझने वाली एक सृष्टि हमारे साथ है। वो अपनी सृष्टि के किस तरीके से उन्होंने सृष्टि को बनाया है, निर्माण किया है, सवालों के जरिए अपन बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो सृष्टि तुम्हारा स्वागत करता हूँ कि तुम मेरे इस कार्यालय में आए और हमारे स्टूडियो के अंदर अपना बेशकीमती समय आपने दिया। दोस्तों, ये बहुत मजेदार लड़की है। इस लड़की के बारे में मैं बताऊं इससे बेहतर है कि ये अपने बारे में खुद बताएं। क्या आप बताएं कि आपने अपनी जो उम्र ली है उसके अंदर आपने क्या क्या कारनामे किए और कौन कौन से सफर से गुजरे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। किस तरीके से आप डॉक्टर बनी और किस तरीके से ये सारी दुनिया आपने अलग अपने आसपास बना रखी है। हम जब भी स्नेक रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान में रखते हैं कि वो जो सांप है वो जहरीला ही होगा। हालांकि बाद में उसको देखने के बाद हमें पता चलता है जहरीला है नहीं जहरीला है, तो हम उसी तरह से अपना रेस्क्यू शुरू करते हैं। कुदरत के खिलाफ हमने जो युद्ध लड़ा, उसी का अंजाम हमको अब भुगतना पड़ रहा है। जो सलूक हमने कुदरत के साथ किया, वही सलूक अब कुदरत हमारे साथ कर रही है। हमने जंगलों को काटा, पहाड़ों को काटा, पानी का कद कम किया, जानवरों के घर छीने। अब जब हम खुद खतरे में हैं तो दुहाई दे रहे हैं। फिर स्नेक रेस्क्यू करते करते समझ में आया कि जंगल बहुत खत्म होते जा रहे हैं। तो भले ही हम कितना भी रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन जंगलों को बचाएंगे नहीं तो जानवरों को छोड़ेंगे कहाँ। एक बार आपने रेस्क्यू तो कर दिया, लेकिन सांप को छोड़ेंगे कहाँ। बस इसी तरह की सोच और सवालों के साथ देखिए हमारा कार्यक्रम शख्सियत। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा मास्टर्स न्यूरोलॉजी एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में हुआ है, लेकिन बचपन से ही वाइल्ड लाइफ की तरफ मेरा बहुत रुझान रहा है और इसलिए मैं थोड़ा मैंने शुरुआत करी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से। फिर स्नेक रेस्क्यू करते करते समझ में आया कि जंगल बहुत खत्म होते जा रहे हैं। तो भले ही हम कितना भी रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन जंगलों को बचाएंगे नहीं तो जानवरों को छोड़ेंगे कहाँ। एक बार आपने रेस्क्यू तो कर दिया, लेकिन सांप को छोड़ेंगे कहाँ, जंगल ही नहीं बचे। तो उस तरह से धीरे धीरे फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन में थोड़ा सा काम किया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बाद में अवेयरनेस अलग अलग स्कूलों में ये सब प्रोग्राम किए। तो इसी तरह से जर्नी अभी तक चल रही है। तो सृष्टि जी, आप ये देखते हैं कि आप जिस सृष्टि के अंदर पैदा हुए, उस सृष्टि के अंदर कई सृष्टियां हैं। तो उस सृष्टियों के अंदर आप ये महसूस कर रहे हैं कि जब पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, नदी नालों को रोका जा रहा है और हम पहाड़ की तरफ जाने लग गए हैं और पहाड़ के जो जानवर हैं वो नीचे आने लग गए हैं। कभी वो हमारे बाड़े में कूद जाते हैं और कुछ ले जाते हैं। कभी अभी एक हाल ही में एक लेडी थी, उसके बच्चे को बाघ हाथ पकड़ के वो जा रही थी, उसको उठा के लेके गया। ये सारे जो खतरे हैं आने वाले समय को सचेत कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसे होने वाला है। ऐसा ही आएगा, मैम ने घर से उठा के भेड़िए ले जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। ये सारी जो संकट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि हमने उनकी सृष्टि पर हमला किया, इसलिए वो हमारी सृष्टि के अंदर आ रहे हैं। क्या सोचती हो?
जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं उसको और टेक्निकल वे में बताती हूँ जी कि जगह के लिए हम दोनों ही लड़ रहे हैं, इंसान भी लड़ रहे हैं, जानवर भी लड़ रहे हैं। और ये जब इंसान और जानवर बहुत सालों से जगह के लिए लड़ रहे हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान का जो लालच है वो भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक टिपिंग पॉइंट आ गया है कि इस पॉइंट के आगे अगर हम जाएंगे तो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमें सीखना जरूरी है कि हम उनके साथ को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, उनके साथ में कैसे रह। अगर आप देखें कि हमारे पुराणों में जो अब जैसे गौरी है, हमारी जो गौरी माता है, तो उनकी सवारी क्या है सर? जी शेर है ना। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सालों से, पुराणों के समय से जो है वो एनिमल्स के साथ में हम को एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हम को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसी हमारी क्या जो लिमिटेशंस हो गई है, हम क्यों धरती से जुड़े हुए नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आने चाहिए। और आपको एक, जिस तरह से हम दूसरी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंसेस, इकोनॉमी, उसी तरह से आपको वाइल्ड लाइफ समझने की बहुत जरूरी है। क्योंकि जंगल नष्ट होते जा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। और अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पर अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार होंगे, आप अगर को एग्जिस्टेंस के लिए तैयार होंगे, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। सृष्टि, मेरा एक सवाल है कि जब अपन को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जब हमारे इंसान में इंसान के साथ नहीं रहा, तो हम जानवरों से कहाँ बैठा पाएंगे? परेशानी तो हमारे साथ है कि हम रिश्तों में ही सह अस्तित्व नहीं रख रहे, एक दूसरे के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं रहे। वो भी हमसे हम चिढ़ते हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारा मकान है, हम एक देश या दूसरे मुल्क से नफरत कर रहा है। तो ये नफरत का जो बाजार गर्म हुआ है, वो जब आदमियों से आदमी में हो गया, जानवरों के साथ तो हमारा व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहा। ये जो आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं, ईश्वर है तो उसकी सवारी वो थी, इनकी सवारी ये थी, ये सब सवारियां, अब तो आदमी आदमी की सवारी बन चुका है, आदमी आदमी पर सवारी घाट रहा है। ऐसे वक्त में ऐसे खतरों को आप किस तरह से देखती हो? तो क्योंकि आप नई पीढ़ी की हो, तो आपको लग रहा है कि यार इस पीढ़ी का आगे कैसे देखा जाना चाहिए? जमाना कैसा भी रहे, लेकिन हमारा जो एक रिलेशनशिप है नेचर के साथ, वो हम बदल नहीं सकते। प्रकृति हमारे लिए जो कर रही है, आज भी प्रकृति हमें ऑक्सीजन दे रही है, तब भी दे रही थी। आज भी प्रकृति हमें मिट्टी देती है ना, मिट्टी आज भी दे रही है, तब भी देती थी। और उसी मिट्टी से हमारा खाना, हमारा भोजन उगता है, और तब भी उगता था और आज भी उगता था। यानी अभी भी सभी जानवर, वाइल्ड लाइफ की मतलब आप छोटे से छोटा कीड़ा जो है, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई हमारे लिए क्या कर रही है? परागीकरण कर रही है। छोटे छोटे जो केचुए हैं, अर्थवर्म है, वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी को ढीला कर रहे हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, और उस वजह से हमारी मिट्टी क्या हो रही है? उपजाऊ हो रही है, उसके ऊपर हमारी फसल उग रही है। तो भले ही इंसान और इंसान के रिलेशनशिप में बहुत ही जलन, द्वेष, कुछ भी हो, लेकिन जो एनवायरनमेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप है, वो मैं आपको ऐसा बताती हूँ कि वो बहुत ही निस्वार्थ है। एनवायरनमेंट, हम कुछ भी करें, हम भले एक पेड़ काट दे तो दूसरा ऑक्सीजन देना बंद नहीं कर देगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक किसी के बच्चे को मारोगे तो उसका पिता, जो उसकी माता है, वो आपसे एक द्वेष रख लेगा। लेकिन आपने एक पेड़ काटा तो दूसरा पेड़ आपको ऑक्सीजन देना बंद नहीं करेगा। तो नेचर जो है वो कंटिन्यूअसली हमारे लिए काम कर रही है, और हम नेचर पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम नेचर के साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम अपनी ही टांगों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अब अपन ने आग को आग नहीं छोड़ा, मिट्टी को मिट्टी नहीं छोड़ा, पानी को पानी नहीं छोड़ा, हवा को हवा नहीं छोड़ा, वनस्पति को वनस्पति नहीं छोड़ा। तो हम जो 5 तत्व हमारे को बनाते हैं, हमारी सृष्टि के अंदर बराबर कामयाब रहते हैं, कहाँ है वो? हमने कहाँ तालमेल बैठा रखा उनसे? बिल्कुल आपकी जो सूचना है वो भी बहुत परिपक्व है, आपकी चिंता है वो भी बिल्कुल लाजमी है। लेकिन करें क्या? अब सवाल है कि करें क्या? हम इस पीढ़ी को आप बताइएगा कि आपको किस तरीके से कैसे करें, ये बताइए। तो कोएग्जिस्ट जो है वो तब कर सकते हैं जब हम अपनी प्रकृति को समझें। तो कोएग्जिस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आसपास जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसको देखें। फॉर एग्जांपल, आप एक छिपकली को देखते हैं जी, छिपकली देखते ही हम क्या करते हैं? झाड़ू लेते हैं, बाहर निकालते हैं। अरे पर वो छिपकली ऐसे ऐसे जानवर खा रही है, ऐसे ऐसे कीड़े खा रही है जो आपके घर के अंदर बीमारियां ला रहे। तो आपको थोड़ी सी माइंडफुलनेस चाहिए, है ना, थोड़ा सा आपको टॉलरेंस चाहिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए कि इन जानवरों को जहाँ है वहां रहने दे। ठीक है, अब आपके घर में कभी सांप घुस गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, कोएग्जिस्ट कैसे करना है? मैं ये नहीं बोलूंगी आप अपने एक सांप को अपने घर में रहने दीजिए, क्योंकि सांप जहरीला भी हो सकता है, बिना जहर का भी हो सकता है। जैसे पानी के सारे सांप जो है
वो बिना जहर के होते हैं। आज हमारे आनंद सागर में जितने भी सांप दिख रहे हैं वो जहरीले नहीं है। अब को एग्जिस्ट कैसे करना है? नंबर 1, रिस्पेक्ट करिए उनकी बाउंड्रीज। ओके, ज्यादा पास मत जाइए, लकड़ी लेके उसके पास नहीं जाइए, उसे जगह दीजिए, उसे रास्ता दीजिए। आप जब भी किसी जानवर के पास में एंजाइटी के साथ अप्रोच होते हैं ना, तो वो जानवर खुद भी एंग्शियस हो जाता है। एग्जैक्ट। तो आप उसको जगह दीजिए, उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे पुराणों में भी ये नहीं है कि जानवर को सिर्फ यूज कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी पूजा होती है उन जानवरों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट और जगह देना। आप उनको जगह देंगे, वो अपने आप निकल जाएंगे सांप। पूजा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलती पूजा करो, दूध पिलाओ। दूध पिलाना तो बहुत ही गलत है, खैर वो एक अलग बात है। पर क्या करे, जगह दीजिए। पैनिक मत कीजिए। अगर फिर भी सांप वहीं अटका रहता है, समझो आपके बाथरूम में है, आपने कितनी भी जगह दी, वो वहीं पे बैठा हुआ है, तो फिर आप स्नेक रेस्क्यूअर को बुला सकते हैं, किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में काम करता हो, जिसको एक्सपीरियंस है, और आप वहां से उस सांप को आसानी से जाने दे सकते हैं। तो और सिर्फ ये सांपों के बारे में मैं नहीं कहती, लेपर्ड का जो अपना पैंथर है उसका भी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है कि समझिए एक एरिया में लेपर्ड आ गया। अब कॉन्फ्लिक्ट जब होता है जब गांव वाले डंडा लेके उसकी तरफ चले जाते हैं, है ना। अब ये मेन कॉन्फ्लिक्ट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जंगल कट गए। गलती गांव वालों की भी नहीं है, लेपर्ड की भी नहीं है। वो कहाँ जाएगा, कहाँ पैंथर कहाँ जाएगा, उसको बस जगह नहीं बची। पानी के कोई सोर्स ऊपर नहीं रहे, आपने छोड़े नहीं, सब भर दे, वो पानी आएगा नीचे पीने के लिए आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आप काम रहिए, जानवर को जगह दीजिए। हर बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जगह देने से काम बन जाए, लेकिन ये करना बहुत ही जरूरी है। इससे हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अब खुद सोचिए कि आपका घर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आप घर से बाहर निकल के कहीं शेल्टर के लिए घूम रहे हैं और वहां पे आके लाठी मार के आपको कोई भगाए, तो आप भी सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ ये बात नहीं है, कई बार क्या होता है कि क्योंकि जानवरों का जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब डिस्ट्रॉय होने के बाद उनका एटीट्यूड और बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। Exactly. क्योंकि उनका सिर्फ घर नहीं गया, उनका खाना भी गया है। हाँ, उसका तो अब उनका खाना एग्जिस्टेंस ही चला गया। वजूद जब खत्म होता है आदमी का तो आक्रामक होता है। बिल्कुल होता है। अब ये जो इनका आक्रामक बिहेवियर है ये किसकी वजह से है? हमारी वजह से जी। आज हमें पता नहीं चल रहा कि भाई मैंने क्या किया, हमें ऐसा लगता है मैंने क्या किया। अरे आप जो खाना खा रहे हो, आप जिस मॉल में जा रहे हो, वो एक जंगल कटने के बाद ही बना है। आप भी अपनी थोड़ी सी जो चीजें हैं वो लिमिटेड करिए, है ना। आपकी जो जरूरत है लिमिटेड करिए। मैं नहीं कहती लग्जरी गलत है, डेवलपमेंट गलत है, नहीं, सब कुछ सही है, पर देखिए वो डेवलपमेंट आ कहाँ से रहा है, क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी चलिए, आपने अभी एक जिक्र किया आना सागर। बिल्कुल। तो चलो 5-7 मिनट अपन आना सागर पे बात करते हैं। अच्छा ठीक है ना। आना सागर के अंदर अभी जिस वेटलैंड का जो मामला चल रहा है उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि 7 वंडर्स, पाथवे, फूड कोर्ट, ये सब तोड़े जा रहे हैं। हम लोगों ने एक लंबी यात्रा इसके लिए तोड़ने के लिए की और वो सफल हो गई ईश्वर की दया से, और बिल्कुल ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको लेते हो कि आना सागर के साथ में क्या अत्याचार आपकी दृष्टि से हुआ? बिल्कुल, देखिए अत्याचार तो सबको ही दिख रहा है ना। वहाँ पे एनक्रोचमेंट जो हुआ है, जो वहाँ पे सीमेंट बना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक जनरल साइंस क्या कहती है जी, कि एक कोई भी वेटलैंड है तो वेटलैंड के होते हैं 5 हिस्से। जो सबसे बीच का हिस्सा होता है उसे हम एक्वेटिक बोलते हैं, जहाँ पे डेप्थ सबसे ज्यादा होती है। डेप्थ एक्वेटिक, हाँ, मतलब जैसे अपन आना सागर को माने तो बिल्कुल जो बीच का हिस्सा है वो, हाँ, वो उसका डेप्थ जो है वो हाईएस्ट डेप्थ है। यस, जो हाईएस्ट है, एक तो वो हिस्सा हो गया। अब जब अपन उससे दूर आते हैं, जब हम उसके बाहर आते हैं जी, तो उस एरिया को हम कहते हैं कि वो एम्बार्कमेंट एरिया है, जो बाहर का एरिया है ना। उसके बाद आता है श्रब एरिया, नहीं, उसके बाद आता है वेट मेडो। वेट मेडो उसे कहते हैं गीली मिट्टी, जो गीली मिट्टी के ऊपर इतनी सी हल्का पानी कभी आ जाता है, कभी वापस चला जाता है, फिर आ जाता है लहरों के साथ। वो होता है वेट मेडो। उसके बाद श्रब एरिया आता है, जहाँ पे मिट्टी तो गीली होती है लेकिन पानी नहीं होता। और श्रब एरिया के बाद में आता है अपलैंड। अपलैंड वो एरिया है जो सूखा होता है और उसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं। अपलैंड के बाद में कुछ मीटर जगह छोड़ने के बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी हाईकोर्ट का जो आदेश था वो था कि भाई 250 मीटर के बाद आप उसको बना सकते हैं, यानी कैचमेंट एरिया के बाद में, है ना। तो वो था कि भाई इसमें कोई ऐसा वो निर्माण नहीं कर सकते उसका। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ तो जो बर्ड्स हैं अपनी माइग्रेटरी, कुछ तो होती है जो गहरे पानी में रहती है, जैसे पेलिकन, है ना, हवासील कहते हैं जिसे। पेलिकन जो है गहरे पानी में रहती है। अब बहुत सारी बर्ड्स हैं जो छिछले पानी में रहती हैं। अब छिछला पानी तो रहा ही नहीं, तो वो बर्ड्स कहाँ जाएंगी? वो बर्ड्स बिल्कुल गायब हो गई हैं।
उसके अलावा अब ये जो मिट्टी होती है ना, मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ कि वेट मेडो से लेकर जो अपलैंड तक की मिट्टी होती है, ये काम करती है पानी को अंदर सोखने की जी। ये रिचार्ज करती है, ये वाटर को रिचार्ज करती है। अब आप सोचिए इसकी जगह हो गया कंक्रीट, राइट? कंक्रीट हो गया, अब पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सड़क पे जाएगा, जो आपने वॉकवेज बनाया उधर जाएगा। अपनी सागर विहार कॉलोनी है, वो पूरे हर साल फ्लड होती है ना? तो अब इसमें क्या होगा, पानी तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो जमीन पानी सोख रही थी वो भी जमीन नहीं है। बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, पानी जो बारिश का आ रहा है वो भी बाहर आ रहा है, और जो पानी नीचे सोख होना चाहिए था वो पानी भी सोख नहीं हो रहा। तो आप ही समझ सकते हैं कि ये एनजीटी के जो ऑर्डर्स थे वो कितने जरूरी थे। बहुत सब लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारा तो एक चलने का रास्ता हो गया, कुछ तो अच्छा हुआ था अजमेर में, लेकिन किस कीमत पे? हाँ बिल्कुल, किस कीमत पे कि वो हर साल फ्लड हो। बिल्कुल मित्रों, मैं ये बीच में बिटिया की बात काट रहा हूँ मैं मेरी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही कह रहे हैं ये कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये जो सुविधाएं, ये जो खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें बर्बादी की तरफ जा रही हैं। ये जो जितना भी बर्बाद करके हमारे आना सागर को जो निर्माण हुआ, कितना भी खूबसूरत हो, कितने भी करोड़ों रुपए उसमें लगाए गए हो, लेकिन इसका टूटना आने वाली पीढ़ियों के लिए श्राप नहीं वरदान होगा, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात को कह चुका हूँ दोस्तों, आगे आप बात जारी रखिए, बताइए। तो ये जो चीजें हैं, और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आना सागर में हो रहा है। अगर आप अभी तारागढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे तारागढ़ में भी बहुत सारा इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो जंगल धीरे 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 धीरे, पहले तो बहुत धीरे धीरे कम हो रहे थे, अब तो क्या होता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, रिसोर्ट का प्रोजेक्ट आया, गए 200 एकड़ 200 एकड़ की हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें स्विमिंग पूल है। अब आप सोचिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें स्विमिंग पूल है, उनमें पानी कहाँ से आ रहा है? आसपास के जो गांव हैं उससे पूरा पानी खींच के रिसोर्ट की स्विमिंग पूल में आ रहा है, और पूरी दुनिया जो है पुष्कर आ रही है। गोवा का भी यही हाल है सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजमेर का हाल है। गोवा एक ऐसा स्टेट है जो पानी से लथपथ है, वहां पे पानी का क्राइसिस आ रहा है। तो हमारा पुष्कर अजमेर क्या है सर, ये तो डेजर्ट का एरिया है। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं माइंडफुली करें। हम अगर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो हमारा आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि मैच करे आसपास की सराउंडिंग से। ये नहीं कि कांच के बड़े बड़े ग्लास के बिल्डिंग बना दिए। अभी कांच का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से सर? यूएस से आया है। बिल्कुल, यूएस यूके से आया है। अब वहाँ कांच क्यों लगते हैं? कोल्ड कंट्रीज है। हमारे यहाँ कांच लगाएंगे तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर और बढ़ेगा, और क्या होगा, चिड़ियाएं कंफ्यूज होंगी, कांच पे लग के और नीचे गिरेगी। स्पैरोज को टाइम नहीं। चलो एक बात करना, जब यही बात चल गई, कांच की बात चली, तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो सोलर लाइट्स लग रही हैं और घरों की छतों के ऊपर, पूरी की पूरी छत के ऊपर है ना सोलर सिस्टम लगा दिए जाते हैं, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? ये क्या ऊर्जा का सही उपयोग है या इसका भी कहीं गलत उपयोग हो रहा है? ओके, तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी इंडिया में कोल से आ रही है। तो अब क्या है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम कान यहाँ से पकड़े कि यहाँ से पकड़े, बात एक ही है ना? तो कोल से आ रही है तो वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ना? तो कोल के कंपैरिजन में सोलर फिर भी ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सस्टेनेबल वो भी नहीं है। सस्टेनेबल क्या है कि हम बिजली का उपयोग ही थोड़ा कम कर लें, हम अपनी बिल्डिंग से इस तरह की बनाएं कि उसमें एसी लगाने की जरूरत नहीं हो, बल्कि वेंटिलेशन इतना अच्छा हो कि हमें कम से कम एसी और इन चीजों की जरूरत पड़े। तो अगर आप कंपैरिजन बोलेंगे कि सोलर जनरेटेड एंड कोल जनरेटेड, तो आई वुड से कि हाँ, सोलर जनरेटेड इज बेटर देन कोल वन, लेकिन उसके सोलर के भी अपने बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। जैसे कि आपने बताया कि पूरी छतें भर जाती हैं, मतलब कई एकड़ जमीन पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, पावर हाउस बना दिए। बिल्कुल, वो धरती बंजर हो गई है उसकी वजह से। हाँ, उसके नीचे के आसपास की धरती बंजर हो जाती है। दूसरा, वो जो ऊपर तपता है उससे कई बार आग लग जाती है। मैंने देखा सोलर सिस्टम आजकल बस्ट हो रहे हैं, एसी बस्ट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे के सारे इसीलिए हो रहे हैं कि अपन की लाइट्स को जो है ना वो भी नहीं कर, अपन देखो प्रकाश, हवा, वायु, तो हम विकासशील है। मजेदार बात होती है, लोग कहते हैं कि हम विकासशील हैं। मैंने कहा विकासशील आप तब हो गए जिस दिन आप है ना लाइट की गति को आगे से निकल जाओगे। प्रकाश की गति आज भी आपकी गति से, जिसको आप विकास कह रहे हो, उस गति से करोड़ों टाइम ज्यादा है। तो ऐसे जब तक हम लाइट को नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे ना, तब तक कहीं नहीं कर पाएंगे। और लाइट को कॉम्पीट करने के चक्कर के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट में बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअली एनवायरनमेंट में वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है जी।
और ऐसा नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो है ना हमको ज्यादा जरूरत, नहीं, पॉपुलेशन का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बोलती हूँ चाइना में भी तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम है ग्रीड का, लालच का। तो एक इंसान की इतना लालच है और एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति रह रहा है, तो वो एक कॉमेडियन ने बोला था 2 इंडियन, 2 इंडियंस। हमारे इंडिया में 2 इंडियंस रहते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। इसको कभी मैं अलग से बात करूंगा तो आपको और बड़े मजेदार हो बताऊंगा, सार्वजनिक रूप से नहीं मैं बता सकता। इसमें जो आपने कहा ना कि जानवरों का जो आपने बताया हिस्सा कि भाई जानवर है या हम लोग हैं, हम उनसे, वो पहले सर्कस में जानवर हुआ करते थे, कितनी मित्रता होती थी कि वो हर कहना आपका मानता था। तो ऐसा नहीं, ऋषि मुनि और जो जानवरों के साथ पहाड़ों पर रहा करते थे वो उनसे बड़े फ्रेंडली हुआ करते थे। हम क्यों नहीं हो पा रहे उनसे फ्रेंडली, और हम क्यों उनके सारे रास्ते बंद करके उनका खाना पीना, उनकी लाइट, उनकी रोशनी, उनका सब कुछ, उनका घर, सब कुछ नष्ट करके हम जिस तरह से जानवरों को यूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह से जानवरों को मार रहे हैं, मुझे लगता है कि हम खुद जानवर हो गए इन जानवरों को मारते मारते। और ये वैश्याना जो हरकत है ना हमारी, ये हमारे इस न केवल इस वातावरण को खराब कर रही है, एटमॉस्फेयर को खराब कर रही है, बल्कि हमारे आने वाली संस्कृति और हमारी सोच को नष्ट करती जा रही है। बिल्कुल, आपने बोला कि हम जानवर हो चुके हैं, तो काश हम जानवर होते। मैं तो ऐसे बोलती जी, हूँ, एटलीस्ट हम प्रकृति को तो बर्बाद नहीं करते। हाँ। तो जानवर तो हमसे बहुत ज्यादा होशियार है। बिल्कुल। दूसरी बात, हम जानवरों से या प्रकृति से कनेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अब जो है वो बहुत डिस्टेंस आ गया है हम में और प्रकृति में। हमारे जो घर है वो काफी बंद है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, आज 7th-8th फ्लोर के मकान है, वहाँ पे सिर्फ कबूतर के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और मैं ऐसे बोलती हूँ, जब तक आप किसी इंसान, किसी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव जंतु को पहचानते नहीं है ना, तब तक आप में उसके प्रति दया भाव या बचाने की भावना नहीं आएगी। बिल्कुल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकृति को समझिए। आप अपने आसपास देखिए कि तितली एक फूल से दूसरे फूल जा रही है ना, फिर कुछ बर्ड्स कोई फ्रूट खा रही हैं, फ्रूट खाने के बाद जो बीज गिरा रही हैं, वहाँ नया पेड़ उग रहा है क्या। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आप ऑब्जर्व करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके रणथंभौर और आप एक लेपर्ड सफारी या फिर एक टाइगर सफारी लेंगे तभी आप वाइल्ड लाइफ समझ सकते हैं, तभी आप नेचर समझ सकते हैं। ये तो लग्जरी की चीजें हो गई। बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ समझना है तो आप समझिए आपके आसपास की वाइल्ड लाइफ। छिपकली है, मकड़ी है, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाईज है, गिलहरी है, फिर बंदर हैं। बंदरों का नेचर क्यों चेंज हो रहा है आजकल? इतने आक्रामक हो गए बंदर कि बिल्कुल बहुत ज्यादा। आपने उनका नेचर चेंज किया, आपने उनको आर्टिफिशियल फूड खिलाया, नमकीन खिला रहे हैं। आप बताइए, केले खिलाते हैं ना, सबको लगता है कि केले तो अरे वो तो उनका नेचुरल फूड होता है, पर आप बताइए राजस्थान में क्या केले उगते हैं? नहीं उगते। तो फिर कैसे नेचुरल फूड हो गया? बिल्कुल। हमारे बंदर खाते हैं बेर, हमारे बंदर खाते हैं गैर सांगरी, यहाँ के लोकल फ्रूट्स खाते हैं, है ना। तो अब जब आप उनको आर्टिफिशियल फूड दोगे, भले ही वो केले हो, भले ही वो फ्रूट्स हो, नमकीन, बिस्किट, सब कुछ ही दे रहे ना, तो वो ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। अरे क्या सिस्टम में बताऊं आपको कि अब तो बंदर इतने चतुर और चालाक हो गए हैं कि घर के फ्रिज खोलकर उसमें से बियर, शराब वो भी ले आते हैं निकाल कर, वो पीते हैं। तो हमने उनको कितना ट्रेंड कर दिया है। वो हमारे बहुत क्लोज के रिश्तेदार हैं। और इसलिए बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो बंदर है उसका बिहेवियर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हमें, तभी तो नकलची बंदर कहते हैं। हमारे अंदर जो आक्रोश है, हमारे अंदर जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो ईगो है, वो सारा का सारा बंदर रिफ्लेक्ट कर देता है। आज आपने केला दिया, 4 दिन केला दिया, 5वें दिन नहीं दिया, वो आपको झापट मार के चला जाएगा। तो वो बंदर नहीं है, वो आईना है एक्चुअली। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अच्छा, अब मुझे सांपों के बारे में चलो बात करते हैं, है ना। आप मुझे बताएं कि आपने ये, क्योंकि आप तो लड़की हैं, आप तो डरती होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप ऐसी लड़कियां हैं जो छिपकली से भी डरती हैं। और वो अगर कोई अपना मगरमच्छ आ जाए, सांप, वो क्या कहते हैं उसको, टेडपोल आ जाए, तो उससे भी डरते हैं आप, है ना। मेंढक से भी डरेंगे। तो आपने सांपों से लड़ना कैसे सीख लिया? तो लड़ना सीखा या सांपों को? बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो स्टीरियोटाइप है जी। तो जब घर से ये शुरू होता है स्टीरियोटाइप, ये लड़का है लड़की है। मेरे घर में स्टीरियोटाइप था ही नहीं। मेरे पापा ने कभी डिफरेंशिएट ही नहीं किया लड़का है लड़की है। तो लड़का लड़की वाला तो पार्टी चला गया, है ना। हम है इंसान। इंसान जो है हमेशा जानवर को अगर ऑब्जर्व करता है तो उसके बारे में एक एम्पैथी क्रिएट कर लेता है कि ये जानवर भी है, हमारा एक पार्ट है। तो जब मैं दादाजी के साथ घूमने जाती थी तो सड़क पे कई बार, वो लोहागढ़ रोड है ना, तब 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल की बात है। तो वहाँ पे कई बार सांप मरे हुए होते थे। तो दादाजी बोलते थे, अरे बेचारा सांप मर गया। एक तो सांप, ऊपर से बेचारा मर गया।
ये भी हमारे लिए इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ से एक सोच आई कि अरे सांप से डरने की जरूरत नहीं है, वो भी एक जीव है, वो भी हमारे फॉरेस्ट का, हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। और तभी मेरे को समझ में आया कि ये जो डर है, ये जो फियर है सांप को मारने का, वो सब एक्चुअली वो सब इंसान की बातें हैं, वो सिर्फ इंसानी फियर है, बाकी कुछ भी नहीं है जी। तो वहाँ से एक मेरा एक इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ स्नेक्स के बारे में। मेरे प्रिंसिपल जो थी वो भी जूलॉजी में एमएससी की, तो वो भी काफ़ी सारा हमें बताती थी कि जो सांप है वो, जैसे सांप जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो चूहों की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। अब चूहे जो है कई बार 30 से 40% क्रॉप्स हमारी बर्बाद कर देते हैं, फसलें बर्बाद कर देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर इस हॉल में 100 लोग हैं, है ना, चूहे अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो गई तो उसमें से 40 लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल 40 मतलब बहुत बड़ी संख्या है, कोई छोटी संख्या नहीं है। तो इस तरह का जो मेरा डेवलपमेंट हुआ बचपन से, स्कूल कह लीजिए, पापा कह लीजिए, दादाजी कह लीजिए, तो वो थोड़ा थोड़ा करके करके वो बहुत बड़ा होता गया। एकदम पैशनेट थी मैं स्नेक रेस्क्यू के लिए। और आई थिंक 5-6 साल तो मैंने बहुत पैशनेटली स्नेक रेस्क्यू किया। मैं उदयपुर में थी, उदयपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी। एक दिन में हम 8-10 सांप पकड़ते थे। और 2016 में आई थिंक एक पाइथन पकड़ा था, 12-14 फीट का होगा, बहुत बड़ा पाइथन था। तो डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि आप इसको थोड़ा आगे जंगल में छोड़ के आओ। और मैं उस वक्त ऐसा हुआ था कि मेरे वाइल्ड लाइफ में थोड़ा ब्रेक आ गया था। मैं मुंबई थी 2 साल पढ़ाई के चक्कर में। तो जब मैं वापस आई उदयपुर तो मैंने देखा उस सांप को छोड़ने की जगह ही नहीं बची है। जहां हम जा रहे थे कि भाई अरे हाँ वो एक वहां पे एक छोटा सा जंगल है, चलो वहां छोड़ देते हैं पानी के पास, देखा तो वहां एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे रिसोर्ट बन रहा है। तब मेरे को ऐसा लगा कि अरे ये तो सांप को तो बचाना अलग बात है, पहले सांप जहाँ रहता है उस जगह को बचाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। आज आप देखो एनिमल रेस्क्यूअर्स बहुत घूम रहे हैं, पर एनिमल रेस्क्यू कर करके आप छोड़ोगे कहाँ एनिमल को? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक तरफ है, एजुकेशन अवेयरनेस जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, वैसे ही एनवायरमेंट साइंस को इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए, ताकि आने वाला जो क्राइसिस है, जो हमारे ऊपर एक बहुत मुसीबत आने वाली है कि जंगल नष्ट होंगे तो एनिमल अटैक्स बहुत बढ़ जाएंगे, उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उनमें एक संवेदनशीलता पैदा करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों के प्रति मतलब जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, बिल्कुल बच्चों में संवेदनशीलता करनी बहुत जरूरी है जी। और इसीलिए मैं अजमेर आई और मैंने 4-5 स्कूल कवर करे, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में। तो मेरा अब जो है मोस्टली जो मेरा काम रहता है वो एजुकेशन अवेयरनेस पे रहता है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स में भी हमने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करी है, जहाँ पे हमने उनको बताया है कि आप जहरीले और बिना जहर के सांप में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर सांप जहरीला है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। चलिए आप एक है ना, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने आप उन्होंने क्रिएट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस पर बात हो, क्योंकि आप आए दिन सांपों से भिड़ंत होती है आपकी, और आप ये पहचान नहीं पाते कि वो जहरीला है, और हम उनके साथ वो व्यवहार कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक सांपों के साथ किया जाता है, या उनके साथ भी नहीं किया जाए तो बचा जा सकता है उससे। तो आप ये बताएं कि किस तरीके से हम ये पहचाने कि ये सांप जहरीला है या नहीं। देखिए, पहली बात तो पहचानने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही पहचान सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे राजस्थान में, हमारे अजमेर में बहुत कम सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, सिर्फ 3 है जी। वैसे तो 15-20 प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 सांप है, और उन 3 में से भी 2 सांप ऐसे हैं जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, और जो कि अगर आपने इलाज नहीं किया तो आपकी मौत भी हो सकती है। कोबरा, बिल्कुल, एक कोबरा है, एक क्रेत है और एक सॉ स्केल वाइपर है। कोबरा तो सब पहचानते हैं। क्रेत को हिंदी में अपने यहाँ पे बोलते हैं प्योना सांप। अच्छा। तो उसमें भ्रांति है कि वो छाती पे आता है, खून चूसता है और चला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहानी है, एक ऐसा दंती है। तो ये जो 2 सांप हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती कि किस तरह कराते, लेकिन अगर कभी स्नेक बाइट हो जाता है तो ये बात ध्यान रखिए कि हो सकता है कि वो सांप जहरीला नहीं हो, क्योंकि हमारे पास कितने 2 ही है ना सांप जो ज्यादा से ज्यादा बाइट करते हैं। 20% 100 में से अगर 100 सांप आपको नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो 20% सांप है। तो पहले तो ऐसे सोचते थे हो सकता है कि ये सांप जहरीला नहीं हो। दूसरा, शांत रहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे, घबराएंगे
तो सांप का जहर बहुत जल्दी फैलेगा। जी। आप शांत रहेंगे तो जनरली आधा घंटा मिलता है हमको, आधे घंटे में हमको पहुंचना होता है हॉस्पिटल। शांत रहेंगे आप 1.5 घंटे तक सस्टेन कर सकते हैं। ओके। राइट। हाथ में अगर कुछ अंगूठियां रिंग्स हैं वो निकाल दीजिए। घाव को जो है ज्यादा हिलाइए मत, उसको फ्रैक्चर की तरह ट्रीट करिए। समझिए यहाँ पे सांप ने काटा है तो बस उसको ज्यादा हिलाओ मत, जितना कम मूवमेंट होगा उतना कम जहर फैलेगा, है ना। जी। तो बस दो ही तीन चीजें। वैसे कहते भी है कि जैसे आप पहले भी होते थे, जैसे यहाँ सांप ने काटा था, अपन यहाँ बांध देते थे। हाँ, तो बांधने से वो है ना, वो सर्कुलेशन। बांधने से क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना वो काफी डीप होते हैं। आप बांध दीजिए, थोड़ी देर वो रुकेगा और जैसे ही वो आप खोलेंगे ना तो एक तो इतने एरिया में जहाँ आपने बांधा उससे नीचे के एरिया में गैंग्रीन और इन्फेक्शन हो सकते हैं। वो और भी ज्यादा डरावना बहुत है। खतरनाक है। तो आप बांधिए मत, उसको काटिए मत, चूसिए मत। हाँ, ये सब पहले हुआ करता था। बिल्कुल, इससे लोग इन्फेक्शन। कहते थे प्लेट लगा के काट दीजिए, उससे ब्लड आएगा, जहर निकल जाएगा। आप अब सोचिए एक ग्लास में पानी है और वो पानी रोटेट कर रहा है, उसमें आपने इंक डाल दी। आप किसी भी हालत में अलग कर सकते हो उसको, चूस के काट के? नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे अच्छा फर्स्ट एड ये है, शांत रहिए। आसपास में कुछ रिंग्स वगैरह पहननी है तो वो हटा दीजिए, क्योंकि बाद में स्वेलिंग आती है ना तो रिंग्स काटनी पड़ती हैं और वहां पे भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम और इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो बस शांत रहिए, ये रिंग्स हटा दीजिए और डायरेक्ट हॉस्पिटल जाइए। उसके अलावा झाड़ फूक मत कीजिए, बाबाओं के पास न जाइए। अब अगर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि हम तो बोलते हैं कि हम बाबा के पास गए और उन्होंने 2 झाड़ फूक किया और ये तो सही हो गया, इसको तो बहुत काले नाग ने डसा था। पर वो नाग नहीं होता, कोई ना कोई बिना जहर का सांप होता है, जनरली धामन होता है, राइट स्नेक। तो लोगों को वो चमत्कार लगता है। 4 लोग उसने बचा लिए, 5वें को वो बचा नहीं पाया, क्योंकि 5वें को एक्चुअली ने कोबरा ने काटा। तो वो क्या कहते हैं, इसकी तो पुराने कर्म ही बहुत खराब थे इसलिए तो ये मर गया। तो इस तरह से अंधश्रद्धा, भ्रांतियां ये सब फैलती हैं। तो ये सब नहीं फैलनी चाहिए, यही मेरा प्रयास रहता है। मैं जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड लाइफ अराउंड अस के ऊपर काम करती हूँ, ना कि शेर चीते जो हमें दिखते नहीं है, पर इंसेक्ट्स, बीज, मधुमक्खियां कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे खेतों के लिए। तो इन पे फोकस रहता है, इनके बारे में आप पढ़िए तो आप वैसे ही कंजर्वेशन। अगर आप चिड़ियाओं के लिए पानी रख देते हैं वो कंजर्वेशन है। आपने सांप देखा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक अच्छे रेस्क्यूअर को बुला लिया, वो भी कंजर्वेशन है। वो भी आप प्रकृति को बचा रहे हो। प्रकृति को बचाना, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े सांप पकड़ो, हाथी पकड़ो, उनको कहीं पिंजरे में रख दो, नहीं। कंजर्वेशन का मतलब है आप अपना ड्यूटी नेचर के प्रति जब आपको मौका मिले तो वो कर दीजिए। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर षष्ठी भार्गव, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर दूसरी जो दुनिया है उससे आपका परिचय कराया। मैं अपने एक शेर के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। इन्हें किसी दिन इन परिंदों की दुआएं काम आएंगी, इन्हें मत रोकना यारों घरों में घर बनाने से। आज इतना ही, आपका एक बार फिर आभार। फिर आपका अलग विषय पर हम और करेंगे, समय की भी सीमा है। तो दोस्तों, आप विदा लेते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये बताएं, और अगर कोई सुझाव हो तो आमंत्रित है, आप जरूर सुझाव दें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।